भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मर्यादाओं में भ्रूण हत्या अर्थात किसी गर्भस्थ शिशु की हत्या न करना ये एक मर्यादा है। हत्या करना यह मर्यादा का उल्लंघन है। ऐसा करने वाले कौन होते हैं? जो सामाजिक परिस्थिति है एक तो वो है, जो वैचारिक धरातल है उसमें दो लोग हैं। एक लोग तो जो इस विचार के हैं कि हमारे लोग, हमारी मान्यता के लोग इस संसार में अधिक होने चाहिए। एक लोग तो वो है। उसके साथ एक आधुनिक वर्ग और पैदा हुआ है। वो जो आधुनिक वर्ग है वो यूरोपीय नस्लवाद का वर्ग है। उसकी जो सीमाएं हैं, उसका सोच जो है संकीर्ण और संकुचित है। उसका जो चिंतन है, उसका जो विचार है, उसके अनुसार उसकी एक मान्यता है कि जो आजकल जनसंख्या का विस्फोट है ये हमारे लिए संकट है। और संकट क्यों है कि जितनी अधिक जनता इस पृथ्वी पर होगी, साधनों का उपयोग, साधनों का खर्च, साधनों का उपभोग उतना अधिक होगा और साधनों को उत्पन्न करने में अधिक श्रम पड़ेगा। और प्रकृति के जो साधन सीमित हैं वो कम पड़ने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। इसलिए ऐसे जो अपने को विचारक मानते हैं, चिंतक मानते हैं, उन लोगों की धारणा है कि ये जो वर्तमान जनसंख्या है, इतने के लिए ये संसार नहीं है, ये पृथ्वी नहीं है। बस अधिक से अधिक इस जनसंख्या का 20% ही इस पृथ्वी पर रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, उनकी ये भी धारणा है कि ये 20% से अधिक बढ़ने नहीं देना चाहिए। और इस जनसंख्या के अनुपात को स्थिर रखने के लिए समाज में अनेक तरह के उपाय काम में लिए जाते हैं। अनेक देश अलग अलग तरह के नियम कानून बनाते हैं, उनका कठोरता से पालन करते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि 20% रहें, उनकी एक कुटिल और मनोगत जो भाव हैं वो ये हैं कि इस संसार में जो गोरे हैं, वो ऊंची नस्ल वाले हैं, वो प्रकृति से ऊंचे हैं, उन्हीं को जीने का अधिकार है। उनकी मान्यता है इस संसार को समाप्त करने के लिए जो साधन काम में लिए जाने चाहिए वो युद्ध है, वो रोग है, वो अकाल है और उसके अतिरिक्त कृत्रिम साधन है। अर्थात जन्म की दर को कम करना, जन्म के अंतराल को बढ़ाना, देर से विवाह करना, विवाह न करने को प्रोत्साहित करना और बिना विवाह किए, बिना संतान के संबंध रखना जिससे जनसंख्या न बढ़े। ऐसे बहुत सारे उपाय इस वर्ग के द्वारा सुझाए जाते हैं। व्यापार व्यवसाय के माध्यम से वो काम में आते हैं। उस पूरे व्यापार के साथ जहां पैसा कमाना है, उसके साथ साथ
वो इस धारणा को समाज में लागू करने का भी यत्न करते हैं। वैसे भी इस देश में, इस संसार में जितने बड़े बड़े देश हैं, हमारे यूरोप के दृष्टिकोण ने एक बात समझाई कि हमारी जितनी बड़ी जनसंख्या होगी, हम उतने ही अधिक साधनहीन होंगे, हम उतने अधिक दुखी होंगे। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी जनसंख्या घटे, और इस जनसंख्या घटाने के लिए हमारी सरकारों ने काम किया। उन्होंने नारे दिए। पहले कहा 3, हम 2, हमारे 3 से अधिक नहीं। फिर नारा दिया हम 2, हमारे 2 से अधिक नहीं। अब कहते हैं कि हम 2, हमारा 1, इससे अधिक नहीं। और इससे भी अधिक छूट, विवाह न करना, देर से विवाह करना, विवाह करके भी संतान न चाहना, ऐसे बहुत सारे उपाय हम काम में ले रहे हैं। चीन की जनसंख्या इस दुनिया में, इन देशों में सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। उसने बलपूर्वक जनसंख्या पर रोक लगा रखी है कानून की दृष्टि से, और वो उसकी जनसंख्या आज स्थिर मानी जाती है। और वो इसके लिए इतने कठोर हैं, इतने क्रूर हैं। यदि पुलिस वालों को ये पता लग जाए कि किसी के घर में संख्या से ज्यादा बच्चा पैदा होने की संभावना है, तो पिछले दिनों समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि पुलिस वालों ने लात घूंसे मार के ही उसको गिरा दिया। उसके लिए ये जानने की, देखने की जरूरत नहीं लगी कि माता पिता और उस भ्रूण के लिए कौन कितना उत्तरदायी है, उचित है, अनुचित है। लेकिन कानून है, नियम है, देश ने, राजनीति ने, सत्ता ने स्वीकार कर लिया है कि जनसंख्या नहीं बढ़ने देनी। उसके लिए वो कुछ भी उपाय करके नहीं बढ़ने देने पर टिके रहना चाहते हैं। अलग अलग परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जो जन्म है उसको हम कैसे प्रभावित करते हैं। हमारे यहां इसको कैसे प्रभावित करते हैं, इसके 2 रूप हैं कि हम इसको पहले कैसे प्रभावित करते थे और आज कैसे प्रभावित करते हैं। मध्यकाल में नियमों की, व्यवस्था की कमी होने से, अभाव होने से मृत्यु और जन्म का कोई नियम ही नहीं बचा, कोई व्यवस्था नहीं बची। एक ओर तो बाल विवाह होने के कारण जनसंख्या बहुत हो सकती थी, दूसरी ओर रोग बढ़ने और औषध न होने के कारण मृत्यु दर बहुत होती थी। उसमें प्रसूता भी मर जाती थी, मां भी मर जाती थी, पैदा होने वाले बच्चे भी मर जाते थे। बहुत पैदा होने पर भी पैदा होने वाले बचने की संख्या कई बार बहुत कम हो जाती थी। एक तो ये प्राकृतिक बात थी। लेकिन हमारी स्वतंत्रता के बाद जब यूरोपीय देशों ने हमको एक सुझाव दिया कि अधिक जनसंख्या जो है वो देश के साधनों के विभाजन ज्यादा करती है, वो सबको साधन उपलब्ध होने में बाधा है, इसलिए हमें उसे रोकना चाहिए। इस रोकने के लिए हमने प्रयत्न किया और अधिक से अधिक ऐसे साधन बनाए जिसमें विवाह का सुख तो हम प्राप्त करें, किंतु विवाह का फल जो संतान के रूप में है वो हमें न मिले, हम उससे बचे रहें। इस प्रकरण में हम चलते गए और उसके कारण समाज में और क्या विसंगतियां हुई वो इसका चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन एक कारण संतान के कम करने का, भ्रूण हत्या का, भ्रूण को, जन्म को रोकने का, जन्म दर कम करने का एक तरीका ही है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बात हमारे समाज में है उसमें हम एक ऐसे तरह के जन्म को रोकना चाहते हैं
जो हमें वांछित नहीं है, और ऐसे जन्म को चाहते हैं जो हमें चाहिए, वांछित है, वो लिंग में बढ़ता है। अर्थात जो कन्या है, स्त्री है, उसका जन्म हम नहीं चाहते, और जो पुरुष है, लड़का है, उसका जन्म हम चाहते हैं। जब ये मानसिकता नई चिकित्सा, नए शोध के साथ जुड़ी, तो आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक बहुत सी अच्छी सी बात बताई, एक तकनीक सुझाई कि हम गर्भ में ही पता कर लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, तो जो चाहिए उसको रख लो, जो नहीं चाहिए उसे हटा दो। उन्होंने केवल एक वस्तु की तरह से इसको समझा, इसका जीवन से कोई संबंध उनके दिमाग में नहीं है। हमें कोई चीज चाहिए, हम उसे रख लेते हैं, हमें चीज नहीं चाहिए उसे बाहर फेंक देते हैं। तो वैसे ही हमें एक स्त्री के पेट में पल रहा जो बच्चा है, उनमें कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। हमें लड़का चाहिए, हम रख लेंगे, हमें लड़की नहीं चाहिए, हम उसे हटा देंगे, फेंक देंगे, निकाल देंगे। और भ्रूण परीक्षण प्रारंभ हुआ, और उस भ्रूण परीक्षण ने इतना व्यापक रूप ले लिया कि उस पर जब लोगों ने विचार किया, चिंतन किया, तो उसकी हानियों में, उसकी अनैतिकता में जब उनकी दृष्टि गई, तो उन्होंने इसके विरोध में आवाज उठाई। इसके लिए स्वयंसेवी संगठन बने, नैतिकता की बात करने वाले लोगों का दल बना, और उन्होंने सरकार से इसका विरोध किया। सरकार में इस पर बहस हुई, और इसको बहस करते करते इस परिणाम तक ले जाना पड़ा कि गर्भ पूर्व जो लिंग परीक्षण है, ये अनैतिक कार्य है, ये मान्य नहीं है, ये वैधानिक नहीं है, इसे रोका जाना चाहिए। किंतु तब तक ये तकनीक, ये जानकारी इतनी दूर तक, इतने व्यापक स्तर पर चली गई कि रोकने की संभावनाएं तो कम हो गई, और जांच कर, परख करके उसको निराकरण करने का, उसको हटाने का जो प्रयोग है वो बहुत बढ़ गया। और वो इतना बढ़ गया कि आज हमारे लिए उसके विरोध में सरकार को, समाज को, संगठनों को आंदोलन करना पड़ता है, उसके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ती है कि ये करना अनुचित है, ये करना पाप है, ये करना बुरा है। लेकिन फिर भी ये विषम परिस्थिति हमारे नियंत्रण में आज भी नहीं आ रही है। तो ये हमारे नियंत्रण में नहीं आना क्यों, नियंत्रण में क्यों नहीं आ रही है, हम उसके बारे में क्यों शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं लोगों को? क्योंकि हम जब आधुनिक ज्ञान विज्ञान का उपयोग करते हैं, तो हम सुविधा के लिए उन सब साधनों को काम में लेते हैं, और हमें तात्कालिक लाभ जिनसे दिखाई देता है, हम उसके परिणाम को भूल जाते हैं, और इसलिए अनैतिक कार्यों की बाढ़ आ जाती है। एक तो पक्ष यह हुआ कि जो लोग कन्या भ्रूण नहीं चाहते, उनके प्रति जिनकी अनास्था है, वो इसमें आगे बढ़ करके उसे समाप्त करना चाहते हैं, और समाप्त करने के लिए नियम और प्रतिबंध होने से जो लोग इसमें सहायक बनते हैं, उनको धन अधिक मिलता है, ज्यादा पैसा लेकर इस काम को वो करना पसंद करते हैं, और जो बहुत सारा धन मिलने का लोभ है, उसके चलते ये काम रुक नहीं रहा है। एक तो ये मानसिकता नहीं बदली कि लड़की या लड़का होने से कोई अंतर नहीं है, दोनों ही जीवन हैं और दोनों ही संसार के लिए उपयोगी हैं,
दोनों की समाज में आवश्यकता है, दोनों बराबर के हैं, ये धारणा हमारे समाज में हम नहीं बना पाए, नहीं दे पाए। और दूसरी ओर तकनीक उपलब्ध होने से, साधन उपलब्ध होने से, उन साधनों का चोरी से उपयोग करना, दुरुपयोग करना सरल होने से ये चीज, ये अपराध समाज में बड़े स्तर पर व्याप्त हो गया और ये चल रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, तो उनमें ये अपराध होने के जो कारण हैं, उनमें हम यदि गहराई से विचार करें तो हमें पता लगेगा कि हमारे मस्तिष्क में जो एक धारणाएं बनी हुई हैं, हमारे विज्ञान, हमारी शिक्षा, हमारी आधुनिकता उसे मिटा नहीं पाई। हम आज जब विवाह नहीं करते, लेकिन विवाह नहीं करने के बाद भी यदि कोई स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की संपर्क में आते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उस परिस्थिति में संतान होना स्वाभाविक हो जाता है और वो संतान अनपेक्षित हो जाती है। उसके प्रति उत्तरदायित्व का भाव नहीं होता, समाज में परेशानी होती है। इसके लिए भयभीत होकर के, दुखी होकर के, लज्जित होकर के इससे छुटकारा पाना हमारी मानसिकता बन जाती है और उस छुटकारे के लिए कितने कितने कष्ट समाज के लोग उठाते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां एक सोचने की बात है, ये जो भ्रूण हत्या के कारण हैं, उन कारणों में वर्तमान में जो कारण हैं, वो कारण है हमारी एक मानसिकता का न बदलना, और दूसरा कारण है तकनीक का सुलभ हो जाना। अर्थात हमारे पास ऐसे डॉक्टर, ऐसे साधन, ऐसी परिस्थितियां अधिक पैदा हो गई हैं, आसानी से मिल जाती हैं कि हम जो चाहते हैं उसे कर आ सकते हैं। हम कन्या भ्रूण का निराकरण कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। ये जो दोनों स्थितियां हैं, ये भ्रूण हत्या के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन जो इनको रोकने के उपाय हैं, हम यदि ये समझते हों कि केवल कानून से इसको हम रोक देंगे, तो कानून से ये तो हो सकता है कि आपको सूचना लगी हुई मिले कि यहां भ्रूण परीक्षण नहीं होता, लिंग परीक्षण नहीं होता। यह भी हो सकता है कि दिन में कोई इस काम को इच्छापूर्वक कराने के लिए न जाए, परंतु जिन परिस्थितियों में आकर के लोग कराने के लिए बाध्य होते हैं, वहां हमारा बचना मुश्किल है और उसके लिए हमें मानसिक दृष्टि से तैयार होने की आवश्यकता है। उसके लिए वेद कहता है ये अपराध है, इसको मत करो। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी